हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल पर। यहाँ मैं भारत के लोग, संस्कृति और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तब आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से अपना पद ग्रहण करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रपति उस देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे देश भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला तथा युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई राष्ट्रपति के बारे में मुख्य बातें। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो, वो एक राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। परंतु निम्नलिखित कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री, इन सभी लोगों को अपने पद पर होते हुए भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े होने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में नियम क्या क्या है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50 सांसद या विधायकों की ओर से अनुमोदन मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें 50 सांसद या विधायकों की ओर से समर्थन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक वोट देते हैं। सांसदों और विधायकों के वोटों की कीमत तय की जाती है। आगे हम देखेंगे कि वोटों की कीमत कैसे तय की जाती है। वोट आवंटित करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोट डालने की संख्या के बीच में अनुपात बना रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। एक एमपी के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के वोट को जोड़कर उसे लोकसभा के निर्वाचित 543 और राज्यसभा से निर्वाचित 233 सदस्यों से भाग दिया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्थापित प्रणाली है जिसे हारने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले वोट को अन्य उम्मीदवारों को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलती। आइए देखते हैं वोटों की कीमत कैसे तय की जाती है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है। मान लें कि किसी राज्य की संख्या A है, निर्वाचित विधायकों की संख्या B है, तब हम राज्य की संख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग देते हैं। उसके बाद जो भागफल होता है उसको हम C मान लेते हैं। फिर C को 1000 से भाग देते हैं और फिर जो हमें मिलता है उसे D मान लेते हैं। तो ये D एक विधायक की वोट की कीमत होती है। उसके बाद एक विधायक के
वोट की कीमत को निर्वाचित विधायकों की संख्या से गुना किया जाता है। तब जो हमें संख्या मिलता है वह राज्य के कुल वोटों की संख्या होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम आंध्र प्रदेश राज्य को लेते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या को विधायकों की कुल जनसंख्या से भाग देंगे। तो 1971 की जनगणना के आधार पर आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या है 4,35,02,708। उसको विधायकों की संख्या 294 से भाग देंगे। तब भाग देने पर हमें मिलता है 1,47,969 और फिर 1,47,969 को 1000 से भाग देंगे। उसके बाद हमें भागफल मिलता है 148। तो ये 148 एक विधायक के वोट की कीमत होती है। अब इसके बाद एक विधायक के वोट की संख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से गुना करते हैं। तो एक विधायक के वोट की संख्या है 148, उसको कुल विधायकों की संख्या से गुना करते हैं। तो 148 गुना 294 हमें मिलता है 43,512 और इसलिए 43,512 आंध्र प्रदेश राज्य के कुल वोटों की संख्या है। अतः अगर हम भारत के 30 राज्यों के वोटों की संख्या को इसी तरह से प्राप्त करते हैं तो हमें मिलेगा 5,49,474। इसके बाद आइए देखते हैं सांसदों के वोटों की कीमत कैसे तय की जाती है। सबसे पहले सांसद के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 दोनों को मिलाकर होता है 776। तो सबसे पहले हम करेंगे राज्यसभा के वोटों की कुल संख्या जो हमने अभी प्राप्त किया था उससे सांसदों की कुल संख्या से भाग देंगे। तो हमने प्राप्त किया था 5,49,474 और उसे हम 776 से भाग देंगे। भाग देने पर हमें मिलेगा 708। तो ये 708 एक सांसद के वोट की कीमत होगी। अब एक सांसद के वोट की कीमत को कुल सांसदों की कुल संख्या से गुना किया जाता है। तो 708 गुने 776 हमें मिलता है 5,49,408। तो ये 5,49,408 कुल सांसदों के वोट की कीमत होती है। आगे की प्रक्रिया में राज्य से प्राप्त कुल वोटों की संख्या को सांसदों से प्राप्त कुल वोटों की संख्या से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से दोनों संख्या को जोड़ने पर हमें मिलता है 10,98,882 और उम्मीदवार को जीत के लिए 50% और उससे एक वोट ज़्यादा प्राप्त करना होता है। इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है उसकी जीत हो जाती है। वोटिंग के बाद सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहले सांसद की गिनती होती है। यदि पहली गिनती में ही कोई उम्मीदवार जीत के लिए ज़रूरी वेटेज को नहीं हासिल करता है तो उस उम्मीदवार को बाहर किया जाता है। जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले उसे बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उसे मिली वोटों से यह देखा जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। इसके बाद दूसरी पसंद के लिए वोट ट्रांसफ़र होने के बाद सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को एक प्रक्रिया के तहत बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में अगर अंतिम दौर में भी किसी उम्मीदवार को जीत के लिए ज़रूरी अंक नहीं मिलता है तो बारी बारी से उम्मीदवार बाहर होते जाते हैं और फिर सबसे अंत में जिस उम्मीदवार के पास सबसे अधिक वोट होती है उसे राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।